हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। पीयूष लोंकर एंड एसोसिएट्स प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। मैंने आप लोगों को बताया था अगर प्रेजेंटली लिखा है कि प्रेजेंटली पे करते हैं ये वाला डिविडेंड, तो प्रेजेंटली पे का मतलब क्या हुआ, इट इज़ D0 एंड नॉट D1 नाउ एंड हैज़ अ शेयर प्राइस ऑफ ₹20। अभी तक के क्वेश्चंस में आपसे शेयर प्राइस पूछा गया था, यहाँ पे आपको शेयर प्राइस ऑलरेडी गिवन है। और क्या क्या दिया है, पार्ट नंबर 1 में लिखा है इफ़ दिस डिविडेंड वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर एवर। फॉर एवर वर्ड को अंडरलाइन करके हमें क्या समझ में आता है, इट इज़ परपेचुटी का कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ से जो ग्रोथ है वो परपेचुअल हो गई है। नाउ व्हाट इज़ द फर्म्स एक्सपेक्टेड एंड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग अ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्रोच। यानी कि आपको क्या करना है, देखो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला हमें याद है। क्या फॉर्मूला था, अगर आपको निकालना है शेयर का प्राइस एट 0 पीरियड, यू नीड टू टेक D1, राइट, यू हैव टू डिवाइडेड बाय KE विच इज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस G इज़ ग्रोथ। आपको क्वेश्चन में डिविडेंड बताया है, ठीक है, भले ही D1 नहीं बताया, D0 बताया, बट ऑब्वियसली अगर हम उसमें ग्रोथ एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 निकल के आ जाएगा। आपको KE नहीं दिया है, आपसे पूछा गया है कि फर्म का एक्सपेक्टेड या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, यानी कि हमें KE निकालना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी आपने ऊपर पढ़ा कि शेयर प्राइस जो है वो 20 का उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, विच इज़ द करंट शेयर प्राइस। दिस मीन्स हमें V0 तो दिया है, वैल्यू दी हुई है एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम। हमें क्या नहीं दिया है, KE। ग्रोथ तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था कि 12% चलेगी फॉर एवर। नाउ हमें क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला में बाकी सारी फिगर्स हमें पता है, हमें वो पुट करनी है और KE की वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक इसमें ऐसे आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आने वाली है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्यों बोलते हैं इसको, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम ले रहे हैं D1 विच मीन्स डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, राइट। KE माइनस G से हम क्या कर रहे हैं, उसे पुल कर रहे हैं एट 0 पीरियड, ठीक है, क्योंकि D1 का यूज़ करके, D1 इज़ द कैश फ्लो या फिर डिविडेंड इज़ ऑल्सो कैश फ्लो ओनली। तो डिविडेंड जो आप लिख रहे हो D1, इट इज़ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है। वैल्यू हम उसके हेल्प से किस चीज़ की निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं ऑफ द शेयर्स एट 0 पीरियड, राइट। यानी हम D1 का यूज़ करके वैल्यू किस चीज़ की निकाल रहे हैं, V0 विच इज़ वैल्यू ऑफ शेयर्स एट 0 पीरियड, यानी हम कैश फ्लो को जो कि है फर्स्ट ईयर एंड का, उसको पुल कर रहे हैं एट 0 पीरियड, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकालते हो तो उसको बोलते हैं कि फ्यूचर वैल्यू निकाल दी हमने उस चीज़ की, क्योंकि आप क्या करते हो, आप 0 पीरियड को, जैसे आपने D0 का यूज़ करके D1 निकाला, यानी कि आपने क्या किया, इस D0 की फ्यूचर वैल्यू निकाली, राइट। आप जब D1 को लेके आ रहे हो एट 0 पीरियड, यानी आप इसको क्या कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, डिस्काउंटिंग कर रहे हो यूजिंग दी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे परपेचुटी का कॉन्सेप्ट था, इसलिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रेट से ही डायरेक्टली उसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि परपेचुटी का कॉन्सेप्ट है। परपेचुटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी फॉर एवर, इसलिए हम डायरेक्टली रेट से कर रहे हैं इसको डिवाइड। अदरवाइज़ हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज़ करते और उससे डिस्काउंट करके लेके आते इसे 0 पीरियड पे, ठीक है। इसलिए इसका नाम है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी, आपको ये चीज़ पहले से पता होगी,
चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1, सपोज दैट द डिविडेंड्स वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 years, यानी कि 5 साल तक तो कितनी ग्रोथ रहेगी, 20% की, एंड आफ्टर दैट 10% पर एनम की ग्रोथ रेट हो जाएगी। यानी कि क्या होगा, 10% जो आप बोल रहे हो ना 5th ईयर के बाद, 5th ईयर तक तो कितनी है, 20% है, राइट। फ्रॉम फर्स्ट टू 5th ईयर कितनी है, 20% है, एंड आफ्टर दैट हमारी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी क्या, कांस्टेंट, यानी कि परपेचुटी का कॉन्सेप्ट लगेगा आफ्टर 5th ईयर, राइट। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी वही के ये आपको निकाल के देना है। अब आप देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई हो नहीं रहा है क्योंकि परपेचुटी है, अग्रीड, बट परपेचुटी कब लगेगी, परपेचुटी लगेगी आफ्टर 5th ईयर। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम करते क्या थे, जहाँ तक ग्रोथ कांस्टेंट नहीं हो जाती है वहाँ तक हम क्या करते हैं, हर साल का कैश फ्लो यानी कि हर साल का डिविडेंड उठाते हैं। कैसे, हम D1 भी लेते हैं, D2 भी लेते हैं, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे एंड 5 भी लेंगे, करेक्ट। ये कब का है, D1 फॉर द एंड ऑफ 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, ये हम लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, D0 हमें पता होगा कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 1 रुपी, राइट। हम क्या करेंगे, अगर हमें D1 निकालना है तो D0 में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, प्लस करना पड़ेगा D0 में ग्रोथ का परसेंटेज। मैंने आपको बताया था अगर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हो, तो यू कैन डू डायरेक्टली लाइक D0 का जो भी फिगर है, जैसे इसमें 1 रुपी है, यू विल डू 1 + 20%, करेक्ट। लेकिन अगर आप लिख रहे हो उस चीज़ को तो किस तरीके से लिखना है आपको, D1 = D0, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + G, राइट। D2 निकालना है तो D1 में एडजस्टमेंट कर देंगे ग्रोथ की, ठीक है। D3 निकालना है तो D2 में एडजस्टमेंट कर देंगे ग्रोथ की। यानी कि जहाँ तक आपका जो ग्रोथ रेट है वो वेरी कर रहा है, जहाँ तक वो कांस्टेंट नहीं हुआ है, वहाँ तक के आपको कैश फ्लोज लेने हैं और उनको क्या करना है, लेके आना है डिस्काउंट करके एट 0 पीरियड। अगर ये 1st ईयर एंड का आपने कैश फ्लो लिया है तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 1 ईयर, 1st ईयर, राइट। अगर D2 लेते हो आप तो उसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा विद द 2 ईयर्स का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, राइट। सिमिलरली कुछ इस तरीके से हम सारे ही जो कैश फ्लोज हैं जहाँ तक कांस्टेंट नहीं हुए हैं वहाँ तक हम उन्हें पुल करके ले आएंगे, कहाँ पे, 0 पीरियड पे। उसके बाद जहाँ पे हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ रेट हमारी क्या है वो चेंज नहीं होगी। तो क्या करना है, वहाँ पे हमें निकालनी होती है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू कब निकलेगी, मैंने आपसे क्या कहा, 5th ईयर के बाद हो जाएगा ग्रोथ रेट कांस्टेंट एट 10%, राइट। यानी हमें टर्मिनल वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, 5th ईयर एंड पे। तो कैश फ्लो कौन सा यूज़ करना है, हमें कैश फ्लो यूज़ करना है D6, यानी कि डिविडेंड एट दी एंड ऑफ पीरियड 6। उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, परपेचुटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे विच इज़ KE - G। ये वाला जो G है ये कौन सा होगा, जो कांस्टेंट ग्रोथ वाला रेट है 10%, वो है ये, ठीक है। क्योंकि जब आप D6 का यूज़ कर रहे हो टर्मिनल वैल्यू 5 निकालने के लिए, मींस आप D6 का यूज़ कर रहे हो टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है हम 5th ईयर एंड पे निकालेंगे, क्योंकि आफ्टर 5th ईयर आपकी जो ग्रोथ रेट है वो हो जाएगी कांस्टेंट, राइट। तो टर्मिनल वैल्यू 5th ईयर की निकालनी है, कैश फ्लो का यूज़ करेंगे ऑफ 6th ईयर वाला, यानी D6 का यूज़ करेंगे। आप उसको लेके आओगे, परपेचुटी का कॉन्सेप्ट लगाना है तो परपेचुअल ही ग्रोथ रेट यूज़ करोगे। यहाँ पे आप 20% गलती से भी लिख के मत आना, ठीक है। ये जो ग्रोथ रेट है, जो 20% वाला रेट है, ये ऑलरेडी आप यहाँ पे हर जगह, जहाँ आपने D1 निकाला है, D2 निकाला है, 3 निकाला है, 4 निकाला है, 5 निकाला है, आपने वहाँ पे ऑलरेडी 20% का जो ग्रोथ रेट है उसका जो यूज़ था वो चीज़ आप कर चुके हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो है परपेचुटी वाला ग्रोथ रेट,
टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए आपका जो परपेचुअल वाला जो ग्रोथ रेट है, जो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, वो वाला ग्रोथ रेट यूज़ होगा। करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद रहेगी। अब आप क्या करेंगे, ये हमारी आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू एट 5th ईयर। करेक्ट। यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, देखिए ये चीज़ हटा देती है, उसको थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं सो दैट आपको डिफ़िकल्ट ना लगे समझने में। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टर्मिनल वैल्यू लेते हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, ये जो हमने निकाली है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख दो कि दिस इज टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी कर दो, बात तो बराबर ही रहेगी। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, D6KE माइनस G। ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू के साथ हमें क्या करना होता है, क्योंकि टर्मिनल वैल्यू है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो आपको इसको लेके कहाँ पे आना है, 0 पीरियड पे, क्योंकि वैल्यू कब की निकालनी है, 0 पीरियड की। ठीक है, आप बोलोगे क्वेश्चन में तो हमें बोला है कि KE निकाल के बताओ, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि वैल्यू 0 पे हमें आना है। देखो आपको वैल्यू दी कब की है, 0 पीरियड की वैल्यू दी है ना, वेट फॉर अ मिनट, ये आपको 0 पीरियड की वैल्यू दी हुई है ना। ठीक है, अगर आपको 3rd ईयर की वैल्यू दी होती तो आप ऑब्वियस सी बात है आप सारे कैश फ्लोज को पुल करके 3rd ईयर पे लेके आते, सो दैट वैल्यू को आप कंपेयर भी तो करोगे ना किसी चीज़ से, इक्वल टू में भी तो कोई वैल्यू रखोगे, सो दैट आपको एक मिसिंग वैल्यू जो है आपको निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे KE निकालना है। करेक्ट, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ये KE हमें नहीं पता, ये KE की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आपको यहाँ पे जो V0 आप निकालते हो वो चीज़ गिवन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे V0 की वैल्यू पुट कर दी 20। ठीक है, सो दैट आपकी जो एक मिसिंग फिगर है वो निकल के आ जाए। ठीक है, अगर आपको यहीं पे वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर दी होती तो आप फॉर्मूला भी उसी हिसाब से लगाते ना। ठीक है, यानी आप क्या करते, ये चीज़ें तो आपकी मिस आउट हो जाती, यहाँ तक की तो बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि 3 साल तो आपके गुजर चुके हैं। जो बचे हुए कैश फ्लोज हैं, यानी D4 है, D5 है, और जो 5th ईयर के एंड पे टर्मिनल वैल्यू है, वो सबको पुल करके आप कहाँ लेके आते, 3rd ईयर एंड पे। ठीक है, इसी तरीके से ICAI क्वेश्चंस घुमाती है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा मैंने बोल दिया कि भाई आपको तो अगर V3 दिया है तो आपको इसमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको तो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो चेंज हुआ ही नहीं ना। अगर आप V0 पे हो तो आपको सारे कैश फ्लोज कंसिडर करने हैं। ठीक है, 1st ईयर एंड वाले भी, 2nd ईयर एंड वाले भी, 3rd ईयर एंड वाले भी, कंटिन्यू जहाँ तक आपको दिए हैं कैश फ्लोज आपको सारे कंसिडर करने हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी आपके 3 साल बीत चुके हैं, आप 3rd ईयर एंड पे खड़े हो, तो अब वैसी बात है जो बीत चुका है उससे हमें क्या लेना देना, हमें जो आगे के कैश फ्लोज है उससे लेना देना है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ तक की तो जो जितनी बातें हैं ये तो कंसिडर करेंगे ही नहीं ना। कहाँ की बातें कंसिडर करेंगे, ये आगे वाली। इक्वल टू में क्या रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है जब हम इसे पुल करेंगे, D4 को जब हम पुल करेंगे, D4 इज़ द कैश फ्लो फॉर 4th ईयर, हम लेके कहाँ आएंगे, अगर V3 की वैल्यू दी होगी तो हम इसे लेके आएंगे 3rd ईयर एंड पे। यानी हमें किससे पुल करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 1 ईयर, क्योंकि हमें उसे सिर्फ 1 साल पीछे लेके जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, नहीं आई होगी कोई बात नहीं, मैं अलग से, क्योंकि आई गेस मैं टेस्ट सीरीज़ निकाल दूँगी आफ्टर दिस मंथ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ में अगर मैं क्वेश्चंस मॉडिफाई करूँगी डेफिनेटली वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ICAI जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है उसी पैटर्न में मुझे भी पूछने पड़ेंगे आपसे, सो दैट आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अगर मैं मॉडिफाई करूँगी तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, आपको वहाँ से समझ में चीज़ें आ जाएंगी, मैं समझा भी दूँगी आपको। ठीक है, अदरवाइज़ हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे। ठीक है, आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन, जिसमें कि मैं आपको मॉडिफाई करके ही क्वेश्चंस ICAI किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, क्या चीज़ डाल सकता है, क्या पॉइंट चेंज कर सकता है, वो चेंज करके हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आई होप अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें, आगे का क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगे कि मुझे समझ आते आते थोड़ा सा रह गया, थोड़ा और बता देते तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाता, आप मुझे कनेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का भी है, टेलीग्राम का भी है, कहीं पे भी कनेक्ट कर लेना, मैं इसको थोड़ा और आपको समझा दूँगी, सो दैट आप पूरा फिर इसको क्रैक कर सकेंगे क्या चीज़ मैंने बोली है। ठीक है, मुझे बस लगा कि मुझे यहाँ पर बताना ज़रूरी है आपको, तो मैंने बता दिया, क्योंकि मॉडिफिकेशन के बिना तो ICAI क्वेश्चन आपको दे बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर उसको बोलते कि पेपर आसान आ गया। ठीक है, ICAI क्वेश्चन ही मॉडिफाई करता है,
अपने ही क्वेश्चंस मॉडिफाई करता है, चाहे वो आप पिछले पेपर्स उठा के देख लो या कुछ भी कर लो, क्वेश्चन स्टडी मैट के होंगे, बस थोड़े से मॉडिफाइड होंगे, वो मॉडिफिकेशन की वजह से ही आंसर गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट ठीक होगा, सब समझ में आएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बता देते तो समझ आ जाता, आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको पूरा समझा दूंगी कि अगर V3 की वैल्यू दी होती तो फॉर्मूला किस तरीके से हमारा मॉडिफाई हो जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आप कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फ़िलहाल क्या करना है, ये टर्मिनल वैल्यू है ऑफ 5th ईयर एंड, हमें से लेके आना है 0 पीरियड पे, क्योंकि हमें जो शेयर की वैल्यू दी हुई है वो 0 पीरियड पे दी हुई है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा कहाँ, 0 पीरियड पे। ये टर्मिनल वैल्यू है 5th ईयर एंड की, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, 5th ईयर वाला। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा इसको क्लियर करने दो। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई ये के ई की पावर 1 है, 2 है या 3 है, किस तरीके से वैल्यू निकाली जाए। V0 तो हमें पता है 20 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें करंट शेयर का प्राइस दिया हुआ है 20, राइट। हमें D1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4 पता है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ग्रोथ रेट पता है, ये के ई नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आप हिडन ट्रायल मेथड लगाओगे, इंटरपोलेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आप क्या कर सकते हैं, आप के ई को अज्यूम कर लीजिए, चाहे आप अज्यूम करिए, जैसे आप फर्स्ट केस ले लीजिए कि 10% हो सकता है कि के ई 10% है। ठीक है, अगर 10% है तो आपको करना क्या है, सिर्फ D1 है कितना, देखो आपको 1 रुपी था, D0, राइट। ठीक है, अगर हमें D1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस 20% विच इज़ 1.2, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1.2 लेना है, 1.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, मैंने क्या कहा कि आप के ई को अज्यूम कर लीजिए, पहला जो केस लीजिए कि के ई कितना है, 10% है, तो आपके जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या फिगर आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि अगर हम 10% अज्यूम करेंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, 0.1, राइट। 10% है तो 0.1 लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा, 10% है, परसेंट का साइन हटाना है, अपॉन में आएगा 100, राइट, करके देख लीजिए, इट इज़ 0.10। अब आपको क्या करना है, हर जगह जहाँ पे भी के ई लिखा है वहाँ पे आपको पुट करना है 0.10 और निकालना है कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है और वो 20 के कितना क्लोज है या कितना दूर है। उस हिसाब से आपको फिर एक और रेट डिसाइड करना है, मे बी इट इज़ 15%, आप अज्यूम कर लो कि अब जो के ई है वो 15% है। अब आप क्या कीजिए, 1.2 जिस तरीके से आपने D1 के डिनोमिनेटर में लिखा था 1 प्लस 0.10, अब आप क्या कीजिए 1 प्लस 0.15 कर दीजिए। ठीक है, जहाँ पे भी के ई लिखा है वहाँ पे आप पुट कीजिए 0.15, निकालिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि वो वैल्यू 20 से कितना दूर है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन का यूज़ करके वैल्यू निकालनी है ऑफ के ई। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। इंटरपोलेशन मैं वैसे समझा चुकी थी कॉन्सेप्ट वीडियो में, यहाँ पे फिर भी एक बार बता दूंगी क्योंकि इंटरपोलेशन आना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको इंटरपोलेट करना नहीं आता है, इट मे बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू गाइस। ठीक है, क्योंकि है ज़रूरी, आपको आना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं ऑफ द सेकंड पार्ट। हियर इट इज़, देखिए फॉर्मूला हमने लगाया, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुकी थी, अब मैच कर लेना। इट इज़ D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई की पावर 1, इट इज़ D2, D3, 4 एंड 5, दिस इज़ D6। ठीक है, क्योंकि D5 में ग्रोथ एडजस्ट करके D6 पे पहुँचे, के ई माइनस जी किया है, ये जी कौन सा है, द ग्रोथ विच विल बी कॉन्स्टेंट फॉर एवर, राइट, विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। नाउ हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको विथ 1 प्लस के ई की पावर 5। नाउ इन्होंने क्या किया, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाया, इन्होंने अज्यूम किया कि के ई आ रहा है 18। आप कुछ भी अज्यूम कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आप ए ग्रेड अज्यूम करो पहले।
ठीक है। उसके बाद दूसरा रेट कैसे एज्यूम करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 18% एज्यूम किया है, ठीक है। आपने के की जगह 18 डाला, ठीक है। के की जगह 18 मीन्स यू विल पुट 0.18, ठीक है। चलिए आपके पास आंसर आया 20.23, ठीक है, 20.23, यानी कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो प्राइस आ रही है ना, वो आ रही है 20.23, ठीक है। एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए? 20, ऑब्वियसली V0 20 आना चाहिए। आपका जो KE है वो इतना होना चाहिए कि आप उससे जितनी भी हमारी जो कैश फ्लोज हैं उसको डिस्काउंट करें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 20, बट हमारी कितनी आ रही है? 20.23, विच मीन्स कुछ तो हमने रेट जो लिया है वो कुछ तो गलत है, या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 20 हमारा आंसर नहीं आ रहा है, आना चाहिए 20, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करोगे कि जो रेट है 18% से ज़्यादा अज्यूम करना है या कम अज्यूम करना है? छोटी सी बात समझना, देखो आपने जब 18% का रेट लिया, ठीक है, 18% के रेट से आपने जब डिस्काउंट किया, ठीक है, आप डिस्काउंट करके सारे कैश फ्लोज को लेके आए 0 पीरियड पे, आपकी वैल्यू 20 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर आपकी वैल्यू 20 से क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, आपको रेट लेना पड़ेगा 19, 20, कुछ भी ले लो, 20% ले लो, 19% ले लो, क्योंकि देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 19% भी लोगे तो काम चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ 22 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, फिर आप 20%, 22% कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो कुछ 18-19 के बीच में ही होगा रेट, इसलिए इन्होंने 19 एज्यूम किया है। आप 20 भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल एक ही परसेंटेज का डिफरेंस लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आपका जो डिफरेंस है वो जितना कम हो सके उतना बेटर रहेगा, आंसर उतना एक्यूरेट आएगा, बट दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ 1% या 2% ही ऊपर नीचे करके देखनी है वैल्यू, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप 20% भी ले सकते हो, 22% भी ले सकते हो। नाउ देखो क्यों बढ़ाना पड़ेगा रेट? क्योंकि जब 18% से हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो वैल्यू 20 से ज़्यादा आ रही है, दिस मीन्स कि हमें अपना रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा सो दैट डिस्काउंट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आती है वो कम आए थोड़ी, ठीक है, 20.23 से थोड़ी कम आए, ठीक है। अब कैसे पता चला कि भाई 19% करेंगे तो डिस्काउंट करने पे वैल्यू कम आएगी? आप एक चीज़ करके देखो, आपने क्या किया है, अगर आप वैल्यू कर रहे हो पुट 18% की, तो आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ कर रहे होगे फॉर द फर्स्ट ईयर। कैसे निकालते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.18, इसी तरीके से निकलता है। आप निकाल के देखो कितना आता है, 1.18 निकालो, आ रहा है हमारे पास 0.847, ठीक है। और यहीं पे अगर आप 19% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो फॉर द फर्स्ट ईयर, कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.19 विच कम्स टू 0.840, ठीक है। अब आप देखो आपको करना क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है सारे जो हमारे, देखो जो D1 है उसके अपॉन में अगर मैं लिख रही हूँ 1 प्लस 0.19, दिस मीन्स अगर मैंने ये वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसको अगर अलग अलग लिखना चाहें कैसे लिखोगे? D1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.19, मैंने इसकी वैल्यू तो निकाल ली है, मेरे पास कितनी आई? 840, यानी कि क्या करना पड़ेगा मुझे? D1 इंटू 0.840, ठीक है। कई बच्चों को तो इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है 0.840, तो ये डिवाइड क्यों नहीं कर रहे? D1 को डिवाइड करो ना 0.840 से। आप अगर इसको बाइफरकेट करके देखोगे कि हमने लिखा तो था D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.19, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप अलग अलग करके देखो, इट मीन्स D1 है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.19, ठीक है। जब हमने इस पूरे की वैल्यू निकाल ली है और पूरे की वैल्यू आ रही है 0.840, दिस क्लियरली मीन्स कि हमें D1 को मल्टीप्लाई करना है विद 0.840, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होता है
दिस मीन्स आपको वैल्यू गिवन होगी कुछ इस तरीके से कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 19% दिया होगा फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ ऐसे करके लिखा होगा और आपको यहाँ पे वैल्यू दी है 0.840। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि ये जो होता है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये निकाला ही इस तरीके से जाता है। ठीक है, ये आपको जो वैल्यू दी है ये 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.19 की ही वैल्यू दी होती है आपको। ठीक है, यानी कि आपको ये D1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो ये है 847, ये है 0.840। अगर आप 0.847 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे और 0.840 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, आप सेम चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अब मल्टीप्लाई तो 1.20 को ही कर रहे हो 0.847 से भी और 0.840 से भी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद अ बिगर नंबर एंड अ स्मॉलर नंबर, विच मीन्स कि अगर आप स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अब आप देख लो, आपको क्या करना है, आप 847 से मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी वैल्यूज़ निकाल चुके हो। ठीक है, आपने फिर लिया होगा फैक्टर सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, आप डिफरेंट फैक्टर्स लिए होंगे, बट वो फैक्टर्स जो आपके आ रहे होंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो आपके आ रहे होंगे, वो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी जो 19% के रेट पे अगर आप फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे वो उससे ज़्यादा होगा। तो अगर आप ज़्यादा वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे एक सेम नंबर्स से, ठीक है, ज़्यादा वाली वैल्यूज़ होंगी सारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की, और आप सेम जो नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू ज़्यादा आएगी। 19% पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का रेट ऑलरेडी कम हो जाता है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कम आएगी। यानी कि हमारा ये जो 20.23 आ रहा है, हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू 20.23 से कम आए, क्योंकि हमारे जो वैल्यू है वो 20 आनी चाहिए, यानी 20.23 तो गलत है, राइट। तो 18% का रेट लिया था, अब 18% पे जो फैक्टर्स होते हैं हमारे वो बड़े होते हैं। ठीक है, अगर मैं रेट बढ़ा दूंगी तो मेरे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। अगर वो स्मॉलर होंगे, मैं सेम नंबर से उसे मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और मुझे वैल्यू कम ही चाहिए, क्योंकि वैल्यू मेरी आ रही है ज़्यादा, मुझे तो 20 चाहिए ना, तो मुझे तो वैल्यू कम ही चाहिए। अब आप देखो 19% पुट करा है इन्होंने, इनके पास वैल्यू आई है 17.89। अब इंटरपोलेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। देखो इंटरपोलेशन करनी है, यानी कि देखो आप सुनना, 18% से तो कुछ ज़्यादा है हमारी परसेंटेज। क्यों? क्योंकि देखो 18% पे वैल्यू आ रही थी 20.23, यानी कि हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए हमने 19% एज्यूम किया था। जो नेक्स्ट हमने एज्यूम किया परसेंटेज, वो हमने 19% इसीलिए एज्यूम किया क्योंकि हमें ये चीज़ पता थी कि हमें रेट 18% से तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन 19% हमने एज्यूम किया ना, तो हमारी वैल्यू हमें लगा था कि 20 के कुछ क्लोज आ जाएगी, ठीक है, 19.99 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, बट 20 तो नहीं आई, 17.89 चली गई, यानी कि डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ठीक है, यानी 18 से तो ज़्यादा है बट 19 से क्या है, कम है हमारा रेट। जो भी रेट है वो 18 से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 18 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 20.23 आ रही है। 19 पे जो वैल्यू आ रही है वो 17.89 आ रही है, यानी लाई कहाँ करता है हमारा रेट 18 और 19 के बीच में, यानी 18 से तो ज़्यादा होगा बट 19 से कम होगा। यानी हम क्या करेंगे, 18% में ऐड करेंगे। कुछ क्या ऐड करेंगे, देखो वो कह रहा है हमें कहाँ पहुँचना था। ठीक है, हमारी वैल्यू आ रही थी 18 पे 20.23 आई गेस, ठीक है, 20.23 आ रही थी। ठीक है, हमें पहुँचना कहाँ था, 20 पे, राइट। हमें कहाँ पहुँचना था, 20.23 से हमें पहुँचना था 20 पे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हम एक्चुअली में पहुंच गए 20.23 से डायरेक्टली पहुंच गए कहाँ, 17.89 पे, 17.89 पे। ठीक है, अब ये 17.89 पे पहुंचने में हमने कितने परसेंटेज का चेंज लाया। आप देखो हम 18 से कहाँ पहुँचे, 19 पे। ठीक है, यानी 1% का हमारे पास चेंज आया। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला को आपको जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया,
ठीक है, वैसे समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज़ इंटरपोलेशन सुनना अब क्या होती है। कहने का मतलब क्या है, 18% से तो ज़्यादा रेट होगा, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 18% प्लस क्यों लिखा है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, हमने चेंज लाया 1% का। ठीक है, हमने कितना चेंज लाया, 1% का चेंज लाया, तो हमारी वैल्यू में कितना चेंज आ गया, 20.23 से चेंज आ गया कितना, 17.89 तक का। ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी चेंज हो गई, 20.23 से चेंज होके आ गई 17.89 पे। एक्चुअली में आपको कितना चाहिए था, 20.23 से आ जाए 20 पे। तो देखो 1% का चेंज अगर हमने किया तो डिफरेंस आ गया इस वैल्यू का। अगर हमें 20.23 से सिर्फ 0.23 का चेंज लाना होता, ठीक है, तो कितना परसेंटेज चेंज होना चाहिए, कैसे निकालोगे, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो 1% का चेंज करने पे अगर वैल्यू हमारी चेंज हो रही है 20.23 से 17.89 की, तो अगर हमें डिफरेंस चाहिए कितना, 0.23 का सिर्फ। ठीक है, यानी हम चाहते थे कि 20.23 से 20 पे वैल्यू चली जाए। ठीक है, यानी कि 0.23 का डिफरेंस अगर हो जाए तो कितना परसेंटेज चेंज आना चाहिए था, ये यूनिटरी मेथड हमारा बोलता है। इंटरपोलेशन टेक्निक मैंने पहले भी समझाई हुई है, इसी तरीके से समझाई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो 18% से हमारा रेट चेंज होके कहाँ पहुँचा था, 19 पे हमने अज्यूम किया था, राइट। यानी हमने चेंज लाया था 1% का। ठीक है, 1% का चेंज लाने पे वैल्यू हमारी चेंज हो गई कितनी, 20.23 से कहाँ पहुँच गई, 17.89 पे पहुँच गई। ठीक है, यानी 1% का चेंज तो हमें नहीं लाना। कितना लाना है चेंज, सिर्फ इतना लाना है कि ये जो वैल्यू है ना 20.23 की, ये पहुँच जाए कहाँ, 20 पे। ठीक है, यानी सिर्फ 0.23 का चेंज लाना है, इतना बड़ा चेंज हमें नहीं चाहिए। तो परसेंटेज भी हमें 1% चेंज नहीं चाहिए होगा, कुछ कम परसेंटेज का चेंज हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने ये यूनिटरी मेथड लगाया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला ऐसे समझ में आता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ लो, नहीं तो आपने ये फॉर्मूला इंटर में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा, लोअर वाला रेट लो, एनपीवी लो एट लोअर रेट, फिर आप लो एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, इनटू में जो परसेंटेज जो रेट का चेंज है वो आप ले लो। ठीक है, दिस इज़ 1%, बट आप इसको 1% मत कराना। ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है ना 0.23 डिवाइडेड बाय 2.34, ठीक है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.098। ठीक है, इसको इन्होंने 0.10 लिखा है। ये परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज आप करके मत आ जाना कि आप इसको भी इसका 1% निकाल दो। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है इसका 1% नहीं निकालना आपको। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं था, मैंने यहाँ पे सिंपली 1 लिखा है। ठीक है, आप जब इसको नीचे लेके जाओगे ना, आप इसको 18% लिखेंगे, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसके आगे सिंपली एक परसेंटेज का साइन आप लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको अलग से सॉल्व करनी है, बाद में आपको सिर्फ एक परसेंटेज का साइन लगाना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि देखो ये क्या है, परसेंटेज में वैल्यू है, ये जो 1% का चेंज आप लिख रहे हो ये परसेंटेज चेंज है। ठीक है, हमें भी निकालना क्या है कि एक्चुअली में कितना परसेंटेज हमें चेंज करना चाहिए था, वो निकालने के लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो जो आंसर भी आएगा हमारा वो भी ऑलरेडी परसेंटेज में ही आएगा। उसमें आप गलती से भी अगर ये 1% लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है इसका 1%, ये जो इन्होंने लिखा है ना मल्टीप्लाई बाय 1%, आप गलती से भी इसकी वैल्यू निकालने के बाद इस वैल्यू का 1% करके मत आ जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है इतनी। ठीक है, और सिर्फ इसके आगे ये परसेंटेज का साइन कॉपी करके आ जाना है नीचे, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, दोबारा से बोल देती हूँ, ये यूनिटरी मेथड लगा है। यूनिटरी मेथड में हमने क्या किया, देखो 1% का चेंज अगर हम लाते हैं तो हमारी वैल्यू में चेंज आ जाता है 2.34 का। ठीक है, कितने परसेंटेज का चेंज आए कि हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.23% से चेंज हो। ठीक है, किस तरीके से निकालोगे, ये यूनिटरी मेथड यही बोलता है हमारा कि देखो 1% का चेंज करने पे 2.34 में चेंज आ रहा है वैल्यू में। ठीक है, 2.34 चेंज आ रहा है
वैल्यू में अगर 0.23 का चेंज चाहिए, ठीक है, अगर 0.23 का चेंज चाहिए तो कितना परसेंटेज चेंज एक्चुअली में हमें करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यानी आपको जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, किस तरीके से क्या वैल्यू आएगी आपकी, 0.23 डिवाइडेड बाय 2.34, दिस कम्स टू 0.098, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये परसेंटेज में वैल्यू आ रही है, ठीक है। दिस डजंट मीन कि आपको यहाँ पे इस वैल्यू का 1% निकालना पड़ेगा। एक बार दूसरा एग्जांपल देके समझाती हूँ सो दैट आपको समझ में आए। देखो, अगर आपको एक एप्पल मिलता है 5 रुपये में, ठीक है, तो आपको कितने एप्पल्स मिलेंगे 10 रुपीज़ में। तो आप क्या लिखोगे, एक एप्पल मिलता है 5 में, तो 10 में कितने मिलेंगे, 2 एप्पल्स। आप एज इट इज़ कंटिन्यू करोगे ना, ठीक है। ये जो एप्पल है ये एज इट इज़ यहाँ पे कंटिन्यू होगा। जब आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हो कि कितना परसेंटेज चेंज हमें करना चाहिए था, तो ये परसेंटेज एज इट इज़ कंटिन्यू होगा ना, इस परसेंटेज का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करना हमें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ थी, समझ में आ गई होगी। छोटी सी चीज़ है ये, ठीक है। और ये सिर्फ एक छोटी सी गलती, आपको सिर्फ करना क्या है, 1% निकाल के आ जाना इस वैल्यू का। इतना गलत आंसर आएगा ना आपका कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि आंसर गलत हुआ कैसे, ठीक है। लिखा इन्होंने भी 1% है, मैंने भी 1% लिखा है, लेकिन आप कैलकुलेट करके देख लेना, इन्होंने ये परसेंटेज एज इट इज़ नीचे कंटिन्यू किया है क्योंकि इनके अंदर दिमाग है। ये जो एप्पल्स हैं, एप्पल्स तो हमें निकालने हैं ना कि कितने एप्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ निकालनी थी कि कितनी परसेंटेज चेंज करनी चाहिए, ठीक है। तो परसेंटेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, आंसर जो हमारा आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। छोटी सी गलती है, करोगे आंसर पूरा गलत आएगा, समझ में भी नहीं आएगा ये गलती कहाँ कर दी, ठीक है। इसलिए मैंने इन डेप्थ समझा दिया सो दैट आपकी ये छोटी सी गलती भी आपसे ना हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफ़ी टाइम दे दिया हमने इस छोटे से क्वेश्चन को, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि है ये वर्थ इट है, इसको टाइम देना ज़रूरी है क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। मार्क्स हमारे जो होते हैं ना इन्हीं वजह से कम होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो सब हम कर लेते हैं, ठीक है। कोई फॉर्मूला है, कुछ हमें इनकम स्टेटमेंट याद करनी है, ये याद करना है, सब याद कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अगर आप सोच लो आप इस क्वेश्चन को ऊपर से देखते हैं, आपको दिखता कि 1% लिखा है, आपको कभी समझ में नहीं आता कि 1% एक्चुअली में करा ही नहीं है उन्होंने, ठीक है। करना भी नहीं है, यही सही है, करना भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। खुद करो, वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद खुद कर लो, योर विश। बट जहाँ जहाँ गलती होने के चांसेस होते हैं वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया है इसमें, आपको इक्विटी दी है, प्रेफरेंस दिया है, 12% का डिवेंचर दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए हैं, और क्या बताया, सन लिमिटेड अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹32 lakhs annually on an average before deduction of income tax which works out to 35%, यानी कि आपको टैक्स रेट दिया हुआ है 35% का, प्रॉफिट आपको ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है, ये भी बोल के दिया है कि ये बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स है, यानी कि दिस इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए, एंड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यानी आपको जो ये इंटरेस्ट है ना डिबेंचर का, ये भी इस प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। देन यू विल कम एट प्रॉफिट which is after the deduction of interest, then you will deduct tax from it and you will come at profit after tax। चलिए बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6% प्रोवाइडेड, ठीक है। क्या कह रहा है, कंपनीज जो हैं नॉर्मली जो रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 9.6% का, लेकिन वो कंपनीज ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है वो चीज़, आफ्टर टैक्स जो है प्रॉफिट दैट कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड्स इज़ एटलीस्ट 3 times। आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये,
ये बोलना चाहता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड जो फिक्स्ड डिविडेंड्स हैं, फिक्स्ड डिविडेंड किसका होता है? प्रेफरेंस वालों का। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो फिक्स्ड डिविडेंड है यानी जो प्रेफरेंस डिविडेंड है प्लस जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है, वो दोनों को अगर आप कंसिडर करो तो हमारा प्रॉफिट जो होना चाहिए ना वो 3 टाइम्स होना चाहिए इनका। मान लीजिए उनका जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है वो है 200 लाख, ठीक है, और इसके अलावा जो उनकी प्रेफरेंस डिविडेंड है वो है 100 लाख की, ठीक है, यानी कि टोटल जो इनका फिक्स इंटरेस्ट प्लस फिक्स डिविडेंड है वो है 300 लाख का। तो ये जो 3 टाइम्स कहना चाह रहा है ना आपको, ये कह रहा है कि जो इनका प्रॉफिट है ना वो इसका 3 टाइम्स है, ठीक है, कि 3 बार कवर कर सकता है वो इनका फिक्स इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, 3 टाइम्स कवर कर रहा है, यानी कि कितना होगा इनका प्रॉफिट? 900 लाख का होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैपिटल जो गियरिंग रेशियो है वो दिया हुआ है 0.75 का। ऑल्सो जो यील्ड है ऑन शेयर इज़ कैलकुलेटेड एट 50% ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्लस 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। जो यील्ड है, यील्ड ऑन शेयर्स मीन्स जो रिटर्न ऑन शेयर्स जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है? 50% तो उन प्रॉफिट का जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो प्रॉफिट वो रख लेते हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसका 5% क्या है? यील्ड है उन कंपनीज़ में जो नॉर्मली 9.6% का रेट प्रोवाइड करती है। चलिए ऑन इक्विटी शेयर्स। नाउ सन लिमिटेड जो है वो रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है कितना? 8% का। इसके अलावा क्या बोल रहा है? आप निकालिए वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट 1% is for every 1 time of difference for interest and fixed dividend coverage and 2% for every 1 time of difference for capital gearing ratio। क्या कहना चाहता है? देखो सिंपल सी बात है, अगर वो उसमें लिख के क्या दिया आप ये पढ़ो। उसमें उन्होंने लिख के दिया है कि नॉर्मली जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, जो सिमिलर कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं 9.6% का रेट, ठीक है, ये लिख के दिया हुआ है। लेकिन वो जो कंपनी है वो साथ साथ ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो है उनका 3 टाइम्स है, और जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है वो 0.75 का है, ठीक है। तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि वो 9.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं, इट इज़ ओके, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि आपकी जो कंपनी है आप उसमें निकालो ये चीज़ें, आप निकालो कि आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या है, ठीक है, आपका जो फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड का जो रेशियो है, कवरेज रेशियो है, वो कितना है, ठीक है। आप पहले ये चीज़ें निकालो, राइट। आप जब ये चीज़ें निकालोगे और आपका जो सिमिलर कंपनीज़ है, अगर आप में और उन कंपनीज़ में एक्चुअल में कोई डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि अगर आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो में कुछ डिफरेंस है, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो में अगर डिफरेंस है, तो आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑब्वियसली जो प्रोवाइड करना पड़ेगा वो 9.6% से कुछ तो ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप एडवर्स कंडीशन में हैं, ठीक है। अगर आप प्रेफरेबल कंडीशन में हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो ये रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड करेंगे वो आप कुछ कम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तब भी उनको ओके होगा, ठीक है, तो भी उनको एक्सेप्टेबल होगी चीज़, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो है उसमें, और जो ये यूजुअली जो दिया हुआ है 3 टाइम्स बाकी कंपनी का, सिमिलर कंपनीज़ का, अगर उनमें डिफरेंस है तो आपको क्या करना है, 1% से आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस। यानी अगर आपका 4 टाइम्स आ जाता है तो आपको 1% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपका रिटर्न, ठीक है। और क्या करना है आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो में अगर डिफरेंस है तो हर 2% डिफरेंस के लिए देयर विल बी हर 1 टाइम डिफरेंस के लिए देयर विल बी 2% इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन दी रिटर्न, ठीक है। करना कैसे है इसे, देखो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, आपको उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, ठीक है, जो फिक्स इंटरेस्ट है वो माइनस करना है, आप पहुँचेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट पे, फिर आप उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। आफ्टर टैक्स में से आप क्या हटाएंगे, जो आप फिक्स डिविडेंड पे करते होंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप वो चीज़ हटाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, जो आपके पास डिविडेंड बचा है फॉर अर्निंग्स बची हैं फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स,
फिर आप निकालेंगे कि आप एक्चुअली में कितना प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड आपके पास वैल्यू निकल के आएगी। देखिए आपने क्या किया, प्रॉफिट लिया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से आपने क्या किया, इंटरेस्ट माइनस किया, जो डिबेंचर इंटरेस्ट था। आप कहाँ पहुँचे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुँचे, ठीक है। इसमें से आपने टैक्स माइनस किया जो आपको ऑलरेडी 35% क्वेश्चन में गिवन था। आप पहुँच गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। आफ्टर टैक्स में से आप क्या हटाएंगे, जो प्रेफरेंस डिविडेंड था, जो फिक्स्ड था, जो फिक्स था, आपने वो हटाया। इक्विटी डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है कि 8% ये देते ही देते हैं, तो आपने वो 8% भी इन्होंने माइनस कर रखा है इसमें से। बचा क्या, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है हमारे पास वो बच गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपने 8% इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो बाकी का जो बचा हुआ है दैट विल बी योर रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। चलिए बात कर लेते हैं। अब हमें निकालना है क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि आपको निकालना पड़ेगा एक कैपिटल गियरिंग रेशियो और दूसरा निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो। निकालेंगे कैसे, देखो इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ आप देखो, जो फिक्स्ड डिविडेंड है वो आप कहाँ से पे करते हो। आप देखो आपने यहाँ पे ये प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, यहाँ पे आपने ये प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है। ये प्रेफरेंस डिविडेंड आपने किस में से पे किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, करेक्ट। आपने कहाँ से पे किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। लेकिन ये जो आपने डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया था ये कहाँ से पे किया था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो टैक्स की पेमेंट है वो तो कंपलसरी है, ठीक है, तो वो तो आपको पे करनी ही चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट तो आपको आफ्टर टैक्स वाला ही कंसिडर करना चाहिए, भले ही जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो पे करते हो फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। लेकिन टैक्स की पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ती है ना, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए, आप पे करते हो डिबेंचर इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बट उसमें से टैक्स माइनस होना चाहिए। तो क्या चीज़ माइनस नहीं होनी चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कवरेज रेशियो का मतलब क्या है, आप जिस चीज़ में से फिक्स्ड, जैसे देखो फिक्स्ड डिविडेंड था वो हम पे करते थे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, ठीक है। अगर मुझे निकालना होता फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो तो मैं कैसे निकाल देती, सिंपली जो पैट है मेरा, जो कि मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही पे करती हूँ फिक्स्ड डिविडेंड, ठीक है, मैं इस तरीके से निकाल के दे देती। बट मुझे क्या करना है, फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है मुझे वो भी देखना है कि उसके लिए भी क्या कवरेज रेशियो है, ठीक है। अब मैं प्रॉफिट जो फिक्स इंटरेस्ट पे करती हूँ वो तो मैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से करती हूँ, लेकिन टैक्स तो पे होना चाहिए ना। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डायरेक्टली ये टैक्स हटा दो, ठीक है। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको आप ले लो फॉर कैलकुलेटिंग द कवरेज रेशियो फॉर फिक्स इंटरेस्ट, ठीक है। यानी आप क्या कीजिए, पैट में से सिर्फ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स माइनस कर दीजिए और पहुंच जाइए फिक्स इंटरेस्ट से डिवाइड करने के बाद कहाँ पहुंच जाओगे आप, फिक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे पहुंच जाओगे, ठीक है। या तो ये तरीका है आपके पास, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है, ठीक है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या क्या चीज़ें हटी हुई हैं, ये PBIT से, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पैट बना कैसे, ठीक है। एक तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ, एक इसमें से टैक्स माइनस हुआ। टैक्स तो माइनस होना ही चाहिए था, क्या चीज़ माइनस नहीं होनी चाहिए थी, इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ थी समझ में आई हो, फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव हुआ है। अगर हम निकालते हैं, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, वेट अ मिनट। देखो अगर मुझे निकालना होता सिर्फ फिक्स डिविडेंड कवरेज, तो फिक्स डिविडेंड में पे करती हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो मैं सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फिक्स डिविडेंड से डिवाइड करती, मेरे पास आ जाता फिक्स डिविडेंड का कवरेज रेशियो। बट
बट इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने बोला है कि फिक्स इंटरेस्ट जो है उसका भी कवरेज रेशियो बताओ। तो फिक्स इंटरेस्ट में पे तो करती हूँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, बट एक्चुअली में टैक्स का अमाउंट तो हटेगा ही हटेगा ना। ठीक है, टैक्स का जो पोर्शन है प्रॉफिट में, जो टैक्स का पोर्शन है वो तो कभी कंपनी का हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो आप उसको कवरेज रेशियो निकालने में कैसे वो करो, कैलकुलेट कैसे, मतलब कैसे कंसिडर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पीबीआईटी में से टैक्स तो जाना ही चाहिए। ठीक है, या तो आप इस तरीके से करके फिर आप डिवाइड कर लो इंटरेस्ट से, आपके पास आ जाएगा क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो। या फिर अगर आपके पास पैट है, पैट में आप क्या चीज़ ऐड करो, देखो पैट पीबीआईटी से पैट तक पहुंचने का सफ़र था जो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ था और टैक्स माइनस हुआ था। टैक्स तो माइनस होना चाहिए था, क्या चीज़ माइनस नहीं होनी चाहिए थी, इट वॉज इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो यही जो दोनों चीज़ें हैं पैट एंड इंटरेस्ट, ठीक है, अगर उसमें हम ऐड कर दें तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, इसमें से ही फिक्स्ड डिविडेंड भी पे होगा और इसी में से फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पे होगा। यानी हम दोनों को कंबाइंडली अगर डिवाइड कर देंगे प्लस करके, देखो फिक्स्ड डिविडेंड प्लस फिक्स इंटरेस्ट से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फिक्स डिविडेंड एंड फिक्स इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो, कि हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, उसको वो जो वैल्यू है वो किस तरीके से कवर कर पा रही है, क्या चीज़ की वैल्यू, फिक्स डिविडेंड एंड फिक्स इंटरेस्ट की वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सिमिलरली इन्होंने वैल्यूज़ पुट की हैं, इनके पास आंसर आ गया है 2.16 टाइम्स। कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग जो फंड है हमारे पास वो कितना है और एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड कितना पड़ा हुआ है, उससे आप डिवाइड करेंगे, आपके पास कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा। देखो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी फिक्स डिविडेंड है तो आप उसको फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग भी बोल सकते हैं, डिबेंचर आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या आएगी, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड उनका रिजर्व। ठीक है, आपके पास आ गया कैपिटल गियरिंग रेशियो। यील्ड क्या था ऑन इक्विटी शेयर्स, आपको लिख के दी हुई थी एक लाइन की 50% होगा ऑफ प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेबल एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। हमें पता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमने ऊपर निकाले, ठीक है, उनका तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकालना है हमें ये। ठीक है, तो फिक्स जो प्रेफरेंस डिविडेंड था वो मत कंसिडर कर लेना है इसमें। ठीक है ना, चलिए जो हमारे पास 8% हमने दिया था ना इक्विटी डिविडेंड, वो कंसिडर करना है यहाँ पे, उसका 50%। एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कितना था, 5%। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमने निकाल लिए थे, उसका 5% हमने लिया। यील्ड निकालना है ऑन इक्विटी शेयर्स, हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है अभी हमने ऊपर देखी भी, देखो ये 80 लाख थी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, यही है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इनका ये फंड लिया, इसको डिवाइड किया, कितना इनको पैसा मिल रहा है, 50% ऑफ प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स एंड 5% ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमने निकाला, हमारे पास यील्ड आ रहा है 4.39% का। अब देखो उन्होंने क्या बोला था आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना डिफरेंस होगा उसका 2% आपको और लेना पड़ेगा। ठीक है, हर वन टाइम डिफरेंस पे। एंड जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड का कवरेज रेशियो था, उसके हर वन टाइम चेंज पे आपको 1% से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है वो, 3 टाइम्स था यूजुअल। ठीक है, हमारा कितना आ रहा है 2.16, हर डिफरेंस का कितना लेना है 1%, कितना आ गया हमारे पास 0.84% आपको चेंज लाना पड़ेगा अपने जो एक्सपेक्टेड यील्ड हम निकालेंगे, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे उसे कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल गियरिंग रेशियो में 2% का रेट था, 2% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ चेंज कितना आ रहा है 0.75 यूजुअल था, 0.93 हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो आ रहा है, यानी कि 0.36% से हमें चेंज करना पड़ेगा। देखो नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था 9.6, लेकिन हमारे पास क्या है, ये भी एक एडवर्स कंडीशन है, ये भी एक एडवर्स कंडीशन है, यानी कि वो क्या कर रहा होगा। अब देखो जो दोनों ही एडवर्स कंडीशंस हमारे पास हैं, यूजुअली मार्केट में जो कंपनीज़ हैं उनका कैपिटल गियरिंग रेशियो है 0.75 का, आपका 0.93 क्यों है, मतलब आप इक्विटी शेयर जो आपके पास इक्विटी बियरिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं वो कम है और उसके रिस्पेक्ट में जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ज़्यादा है, जो वो वाला फंड है वो ज़्यादा है। एडवर्स कंडीशन है। ठीक है, तो ये जो दोनों एडवर्स कंडीशंस हैं उनकी वजह से जो एक्सपेक्टेशंस होंगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो आपसे जो रिटर्न मांगेगा,
ठीक है, वो ज़्यादा मांगेगा। 9.6 से क्या करेगा, ज़्यादा मांगेगा। कितना ज़्यादा मांगेगा, 0.84% एंड 0.36%। ठीक है, ऐड किया, हमारे पास आ गया कि एक्चुअली में अब एक्सपेक्टेड जो यील्ड है वो कितना रहने वाला है, एक्चुअली में कितना मिल रहा है। एक्चुअल यील्ड है 4.39 का और एक्सपेक्टेड कितना है 10.80 का। पेड अप वैल्यू कितनी है 100 की, निकल के आ गई हमारे पास शेयर की वैल्यू। ठीक है, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी, ठीक है, जितनी इक्विटी शेयर होल्डर वाले की बंदे की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होंगी, जितने कम उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप पे कर रहे होंगे रिटर्न, ठीक है, उतना ही कम प्राइस वो आपको उस शेयर के लिए पे करने के लिए रेडी होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपको जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा होगा आप उसके लिए ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए प्राइस भी कम ही पे करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जितनी आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड है उसके रिस्पेक्ट में आपको एक्चुअली कितना मिल रहा है, ठीक है, रिटर्न, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए पेड अप वैल्यू से, आपके पास निकल के आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको 1% नहीं करना है, इस डिफरेंस की जो वैल्यू है उसका 1% नहीं करना है। उन्होंने बोला है हर वन टाइम चेंज के लिए 1% आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कितना है 0.84 है। ठीक है, हर वन टाइम चेंज के लिए 1% था, हर वन टाइम चेंज के लिए 1% का इंक्रीमेंट चाहिए था उन्हें। ठीक है, तो 0.84 टाइम्स के लिए कितना चाहिए होगा, कैसे निकालोगे। हर वन टाइम चेंज के लिए उन्हें 1% का इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, हर वन टाइम चेंज के लिए उन्हें 1% का इंक्रीमेंट चाहिए, यानी कि 0.84 टाइम्स अगर चेंज आया है तो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट उन्हें चाहिए होगा, 0.84% का इंक्रीमेंट उन्हें चाहिए होगा। ये सिर्फ परसेंटेज यहाँ पे कंटिन्यू होगा, आपको यहाँ पे परसेंटेज निकाल के नहीं आना। ठीक है, सेम जो ऊपर लगा थी, जो यूनिटरी मेथड में मैंने आपको बताया था एप्पल वाला जो एग्जांपल है, सेम लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ABC Limited has been maintaining a growth rate of 10% in dividend. This is G. Now the company has paid a dividend of ₹3 per share, यानी कि this is D0. Now the rate of return on market portfolio means it is the return on market portfolio which is 12% का rate, and the risk free rate of return which means RF is 8%. बीटा कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 1.5 का। Now you have to calculate the expected rate of return on company share as per CAPM model and equilibrium price per share by dividend growth model। ठीक है, आपको पता होगा, आपने इंटर में पढ़ा होगा CAPM मॉडल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें हम ऐड करते थे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस क्या करते थे, बीटा कोएफिशिएंट लेते थे एंड हम इसे मल्टीप्लाई करते थे विद RM माइनस RF, इसको हम बोलते थे रिस्क प्रीमियम। ठीक है, अब देखो RF आपको दिया हुआ है 8% का, इससे निकल के क्या आता था KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही हमें यहाँ पे निकालना है, यही पूछा है ना हमसे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी शेयर्स। जो देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज व्हाट, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, जो वो एक्सपेक्ट करेंगे वही कॉस्ट बन जाएगी कंपनी के लिए। दिस मीन्स कि ई निकल करके आएगा हमारा 8% प्लस बीटा कोएफिशिएंट इन्होंने दिया है 1.5, RM कितना दिया इन्होंने 12%। यस, ये आपको 12% दिया हुआ है, RF आपको 8% दिया हुआ है, मीन्स यू हैव टू डू दिस। ठीक है, कितना आएगा 8% प्लस ये कितना है 1.5 इंटू 4 कम्स आउट टू 6%। कितना आ रहा है KE आपके पास 14% का आ रहा है। ठीक है, ये जो 14% है आप इसको इस तरीके से लिखो। ठीक है, अगर आप इसको एज इट इज़ परसेंटेज में लिख रहे हो तो आप इस तरीके से लिखो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो, लाइक दिस 0.08 प्लस 1.5 0.12 माइनस 0.08, इसका आंसर निकल के आपके पास आएगा 0.14। आप इसे लिख सकते हो KE इज इक्वल्स टू 14%।
परसेंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है। चलिए आपके पास आ रहा है कि ई की वैल्यू आ गई है 14%। अब आपको सिंपली ग्रोथ दी हुई है विच इज़ परपेचुअल, ठीक है, हमेशा हमेशा यही कंटिन्यू होगी। D0 दिया हुआ है, D0 में आप ग्रोथ एडजस्ट करेंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे कहाँ, D1 पे। D1 को डिवाइड करेंगे के ई माइनस जी से, के ई की वैल्यू निकल चुकी है, जी की वैल्यू निकल चुकी है, D1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि D0 में सिर्फ हमें ग्रोथ ही एडजस्ट करनी है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एंड आप पहुंच जाएंगे कहाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस पर शेयर पे। आंसर इसका आप देख लेना, ठीक है, कुछ डिफ़िकल्टी आपको आएगी नहीं। चलो दिखा देती हूँ आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, CAPM का फॉर्मूला लगाया। आप ये चीज़ मत सोचना कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं समझाया, इंटर में आपको ये फॉर्मूला कराया हुआ है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आता होगा। नहीं आता है, हम पोर्टफोलियो चैप्टर में ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं ना, ये पोर्टफोलियो चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद रखती हूँ कि आपको शायद इंटर का ये चीज़ जो फॉर्मूला है ये याद होगा, ठीक है। चलिए RF फॉर्मूला आपको बता दिया था, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 14% का। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देंगे D1 की E माइनस जी, ये वही फॉर्मूला इन्होंने भी लगाया होगा बट यहाँ पे ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा। देखो D1 इन्होंने लिया है, देखो D0 था, 3 था हमारे पास D0, ठीक है, ग्रोथ रेट था 10% का, ठीक है, इंक्रीज़ करो, 3 + 10% कितना आता है, 3.3। 3.3 को आपको डिवाइड करना है किससे, के ई से। के ई कितना आया हमारे पास 0.14, जी कितना है 0.10 है, ठीक है, डिफरेंस कितना आया दोनों का 0.04, यानी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3.3 को विद 0.04, कितना आएगा आपके पास 82.5 आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये फॉर्मूला कुछ अजीब लिखा है, आप ये फॉर्मूला लगा के आ सकते हो, ठीक है, ये समझ में आ जाएगी कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ ऑल्सो ऑफ CAPM मॉडल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, चलिए लिखा है अ कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7%, द रिस्क फ्री रेट इज 9%, the market rate of return is 13%, the company has a beta factor of 1.5, however due to the decision of a finance manager, beta is likely to increase to 1.75, find out the present as well as the likely value of the shares after the decision। यानी कि आपको जो आपने क्वेश्चन नंबर 8 में किया है वही यहाँ पे भी करना है, सेम चीज़ करनी है, 2 बार करनी पड़ेगी। ऐसा एक बार आपको बीटा लेना है 1.50 और एक बार आपको बीटा लेना है 1.75, सेम चीज़ करनी है जो आपने 8th में की थी वही आपको 9th में करनी है, बस 2 बार करनी है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। आप सॉल्व करना, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो तो आप प्लीज़ मेरे से ये पूछ लेना, मैं आपको करवा दूँगी ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। या आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल बताई है, पार वैल्यू ऑफ शेयर्स बताई हुई है, और क्या बताया है इन्होंने हमें, डेट रेशियो बताया हुआ है ऑफ द कंपनी, लॉन्ग रन ग्रोथ रेट बताया हुआ है, हमें ये काम का लग रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काम का लग रहा था, और क्या लग रहा है काम का, बीटा भी ठीक है, मार्केट रिटर्न भी ठीक है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं कि देखो बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, CAPM का यूज़ करेंगे कि ई निकल के आ जाएगा, यानी ये भी इंफॉर्मेशन हमें काम की लग रही है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या लग रहा है हमें इसमें, एक तो ये हमें दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर, और क्या दिया डेप्रीसिएशन पर शेयर, और क्या दिया चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब आप सुनना, देखो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप यहाँ से के ई निकाल सकते हो, जी निकाल सकते हो, करना क्या है, वैल्यू निकालनी है ऑफ द शेयर, ठीक है। डिविडेंड दिया होता तो डिविडेंड का यूज़ करके निकाल लेते, कैसे निकालते, के ई माइनस जी तो करना था, के ई तो हम निकाल लेंगे CAPM से, ठीक है, अभी सीख के आए हैं, ये तो 9th क्वेश्चन में हमने किया है CAPM, जी हमें दिया ही हुआ है, हम निकाल लेते वैल्यू, पर डिविडेंड तो इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, डिविडेंड नहीं दिया तो हमने अर्निंग से भी सीखा हुआ है, ठीक है, हमने तो अर्निंग्स से भी सीखा हुआ है, सीखा है ना कि अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल करके कुछ होता था
जिसमें कि हम क्या करते थे, अर्निंग्स में ग्रोथ एडजस्ट करते थे, फिर उस जो अर्निंग आ जाती थी हमारी एट द फर्स्ट ईयर एंड, उसको हम ले आते थे 0 पीरियड पे, उसको बोल देते थे वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी हम अर्निंग का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, वो चीज़ समझ में आती है, लेकिन हमें यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल दिया है, ये क्यों दिया हुआ है, ठीक है। देखो, जिस तरीके से आपके पास 2 पैरामीटर्स तो आपको समझ में आते थे कि डिविडेंड का यूज़ करके हम पहुँच सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे, और अर्निंग्स का यूज़ करके पहुँच सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर्स पे, उसी तरीके से आपके पास एक तीसरा प्रोस्पेक्ट और है, विच इज़ फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी, ठीक है। यानी कि आप क्या कर रहे हो, देखो डिविडेंड भी एक तरीके से कैश फ्लो ही है, ठीक है। कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट करके ले आते हैं 0 पीरियड पे। अर्निंग्स भी क्या है हमारे लिए, एक तरीके से कैश फ्लो ही है, ये भी क्या है, कैश फ्लो की ही बात हो रही है, यानी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है। हमें सिंपली सिर्फ इनको डिस्काउंट करके ही 0 पीरियड पे लेके आना है, लेकिन वर्डिंग्स चेंज हो रही हैं, कभी हम डिविडेंड का यूज़ करके लेके जा रहे हैं उसको 0 पीरियड पे, कभी हम अर्निंग्स का यूज़ करके लेके जा रहे हैं उसको 0 पीरियड पे और बोल रहे हैं ये वैल्यू ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट करके दी है, कभी हम क्या करेंगे, फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी, जो फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी को यूज़ करेंगे और उसको लेके जाएंगे एट 0 पीरियड और बोलेंगे ये हमारा निकल के आ गया है वैल्यू ऑफ द शेयर। अब आप बोलोगे ये फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी निकालूं कैसे, समझ में तो आ गया कि फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी लेना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और उसको लेके जाना है KE माइनस G करके 0 पीरियड पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ द शेयर एट 0 पीरियड। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, पर निकालें कैसे। देखो, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्या, आंसर इज यस, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसमें से हमें क्या चीज़ हटानी है, हमें इसमें से हटाना पड़ेगा हमारा जो ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका, ठीक है, वो हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके तो पैसे हम पे कर चुके होंगे ना, ठीक है। हटा दिया, ये तो कैश फ्लो में हमारे पास काउंट नहीं होगा, ये पैसे तो हमें नहीं मिलने वाले क्योंकि ये तो हमारे पास एक्सपेंडिचर हो चुका ना, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हटा देंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, और क्या हटाएंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज़ हुई है, वर्किंग कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज़ हुई है, दिस मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, दिस मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए कैश फ्लो नहीं बन सकता क्योंकि ये तो पेमेंट कर दी हमने। क्या हमें कुछ डिप्रिसिएशन करके दिया हुआ है, दिया तो हुआ है। क्या डिप्रिसिएशन एक कैश आइटम है या एक नॉन कैश आइटम है, डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, निकालना क्या है, फ्री कैश फ्लोज। क्या डिप्रिसिएशन के चलते हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट हो सकते हैं क्या, सोचो, जब वो एक नॉन कैश आइटम है तो उसकी वजह से हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो इफेक्ट नहीं हो सकते, उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट, उन पे कोई भी इफ़ेक्ट हमारा नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या डिप्रिसिएशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, आंसर इज यस, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन भी होगा क्या, होना तो चाहिए क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है डिप्रिसिएशन भी। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हम क्या कह के माइनस कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो गया होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से माइनस कर देते हैं सो दैट हमारे पास कैश फ्लोज निकल के आ जाएं, राइट। लेकिन डिप्रिसिएशन की वजह से तो कैश फ्लो हुआ ही नहीं है ना, यानी कि हमने जो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो माइनस नहीं करना है, माइनस हो चुका होगा इसलिए हम डिप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे आपको लिख के दिया होगा केपेक्स करके, ठीक है, दिस इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंफ्यूज मत हो जाना, वही सेम कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख के दिया है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा कैश फ्लोज की वजह से इफेक्ट होता है तो हम माइनस करेंगे, डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होता इसलिए वो डिप्रिसिएशन हम वापस से ऐड कर देंगे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, ठीक है। चलिए निकल के क्या आएगा हमारे पास, फ्री कैश फ्लोज।
अब आप बोलोगे कि आपने सिर्फ फ्री कैश फ्लोज ही क्यों लिखा, फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी क्यों नहीं लिखा? ठीक है, अब आप देखो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, क्या मैंने टोटल एक्सपेंडिचर ही माइनस कर दिया क्या? आंसर इज यस। चेंज इन वर्किंग कैपिटल मैंने टोटल ही माइनस कर दिया क्या? आंसर इज यस। डेप्रिसिएशन मैंने पूरा का पूरा ही ऐड कर दिया क्या? आंसर इज यस। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी। मुझे यहाँ पे इन्होंने डेट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे डेट एंड डेट प्लस इक्विटी कितना है, 27% है। ठीक है, यानी कि जो डेट प्लस इक्विटी है टोटल इट इज़ 100%। अगर डेट प्लस इक्विटी टोटल 100% है, ठीक है, तो उसका 27% क्या है, डेट है। 27% इज डेट, ये हमें दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, यानी कि मुझे क्या करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो डिप्रिसिएशन है या चाहे वो वर्किंग कैपिटल है ना, ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, केपेक्स हमें दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, ये दिया है टोटल। ठीक है, इसमें से हमें डेट वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। सिर्फ इक्विटी वालों के लिए जो केपेक्स है और जो सिर्फ इक्विटी वालों के लिए वर्किंग कैपिटल जो डिप्रिसिएशन है, वर्किंग कैपिटल है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में किसका हक होता है, इक्विटी वालों का। ठीक है, डेट वालों का कोई भी इस पर अधिकार नहीं है। तो ये जो केपेक्स है, डिप्रिसिएशन है, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आया है, ये भी कौन सा माइनस होगा, सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन माइनस होगा। और आप कहाँ पहुँच जाओगे, फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे विद के ई माइनस जी से, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हम डिविडेंड का यूज़ करके उसको डिस्काउंट करके भी वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, सिमिलरली हम अर्निंग्स का यूज़ करके भी पहुंच जाते हैं, तो उसी तरीके से हम पहुंच सकते हैं फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी का यूज़ करके। कहाँ पे, वैल्यू एट द एंड ऑफ ज़ीरो पीरियड। ठीक है, देखो एक चीज़ इसमें और है, ये जो आपको डेटा दिया हुआ है ना, ऑब्वियस सी बात है ये डेटा होगा अभी का, ये कोई फ्यूचर का डेटा आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये चीज़ें होने वाली हैं, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। यानी कि इसकी हेल्प से, इस डेटा की हेल्प से आप जो फ्री कैश फ्लोज निकाल रहे हो वो है फ्री कैश फ्लोज फॉर ज़ीरो पीरियड। ठीक है, यानी ये जो निकल के आया है ना हमारे पास, ये है फ्री कैश फ्लोज फॉर ज़ीरो पीरियड। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में तो हमें तो पता है डिविडेंड भी यूज़ करना है तो डिविडेंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, अर्निंग्स यूज़ करनी है तो अर्निंग्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो अगर फ्री कैश फ्लोज भी यूज़ करने हैं तो वो भी कब के यूज़ करने हैं हमें, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी करना क्या है, सिंपली ये फ्री कैश फ्लोज हमारे निकल के आ गए हैं, ज़ीरो पीरियड की ग्रोथ हमें पता है, ग्रोथ एडजस्ट करनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ गए आपके पास, ईपीएस निकल के आ गया। ठीक है, नेट इनकम हमने ले ली, नेट इनकम हमने ली, इसमें से माइनस किया क्या, केपेक्स। ठीक है, केपेक्स माइनस किया, डिप्रिसिएशन माइनस किया एंड वर्किंग कैपिटल का चेंज माइनस किया। 1 माइनस बी का मतलब क्या है, ये डेट का पोर्शन जो है ये हटाया है, सिर्फ इक्विटी का पोर्शन कंसिडर इन्होंने किया है। ये हमारे पास आई नेट इनकम, इसमें से हमने माइनस किया क्या, केपेक्स फॉर इक्विटी एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल फॉर इक्विटी। ठीक है, चलिए मैंने जो आपको बताया था वो टोटल जो प्रॉफिट था उसमें से ही माइनस करके बताया था। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नेट इनकम ली है, नेट इनकम सिर्फ इन्होंने क्या किया, ईपीएस को डिवाइड कर दिया विद नंबर ऑफ शेयर्स और इन्होंने पर शेयर बेसिस पे कंसिडर कर लिया। ठीक है, मैंने आपको टोटल वाला बता दिया था, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसमें क्या होगा, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, नेट इनकम ली विच इज़ ईपीएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें से इन्होंने केपेक्स माइनस किया, सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन, वर्किंग कैपिटल माइनस किया, सिर्फ इक्विटी वाला पोर्शन एंड इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया, इनके पास आंसर आ गया फ्री कैश फ्लोज फॉर इक्विटी। ये कब का होगा, ये ज़ीरो पीरियड का होगा,
CAPM तो आपको निकालना आता ही है, KE की वैल्यू हमारे पास आ गई, G हमें ऑलरेडी पता ही था, ठीक है। जो ये फ्री कैश फ्लोस और इक्विटी आया था ये 0 पीरियड का था, इन्होंने इसमें ग्रोथ एडजस्ट की, पहुंचा दिया उसको। फ्री कैश फ्लोस फॉर इक्विटी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बना दिया, आंसर इनके पास निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीज़ में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़ी हो, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, शेयर्स ऑफ वॉइस लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स, यानी कि PE रेशियो इन्होंने आपको दिया है 8 टाइम्स, एंड द कंपनी रिटेन्स 5 पर शेयर विच इज़ 45% ऑफ अर्निंग पर शेयर। यानी कि क्या करती है कंपनी, रिटेन करती है जो वो करती है 5 पर शेयर विच इज़ 45% ऑफ इट्स अर्निंग। यानी टोटल अर्निंग अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, 5% इज़ 45%, ठीक है। तो 100% कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 45% कम्स आउट टू 11.11, ठीक है। नाउ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनी, cost of equity to the company if the market expects the growth rate of, wait a minute, EPS हमारे पास निकल के आया था 11.11। now the cost of equity to the company if the market expects the growth rate, G आपको दे दिया, आपको क्या कर, देखो EPS में आपको अर्निंग्स पता चल गई इज 11.11, ठीक है। PE रेशियो आपको पता है, तो आपको प्राइस पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे पता चलेगा, देखो प्राइस बाय अर्निंग्स आपको दे दी हैं 8 टाइम्स होंगी, ठीक है। अर्निंग्स आपको पता है 11.11 है, इंटू 8 करेंगे तो आपके पास प्राइस निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 88.88 आ गया प्राइस निकल के। हमें ग्रोथ रेट पता है, KE हमें निकालना है, क्या हम निकाल पाएंगे, बहुत ईजी है, हम निकाल देंगे। देखो ये 45% है, 65% क्या होगा अर्निंग्स का, डिविडेंड होगा, तो डिविडेंड भी निकल के आ जाएगा। डिविडेंड आएगा 0 पीरियड का, उसमें ग्रोथ एडजस्ट कर देंगे तो कहाँ का पहुँच जाएगा, डिविडेंड फर्स्ट ईयर का आ जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास पूरा निकल के आ जाएगा। हम इसे अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हम लेंगे 11.11, ये कब का है, 0 पीरियड का है, इसमें ग्रोथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो गई ग्रोथ एडजस्ट। KE हमें निकालना है माइनस G हमें पता है, ठीक है। और क्या पता है हमें, प्राइस पता है, हमने अभी निकाला है, पुट करो KE की वैल्यू आ जाएगी, राइट। आपसे कहा है अगर जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट है वो 16% पर एनम अगर हो गया, ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिकेटिव मार्केट प्राइस क्या आ जाएगी विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करके सिर्फ आप ग्रोथ रेट में चेंज ले आओ, ग्रोथ रेट में चेंज करके आप देख लेना है, 15 की जगह 16 पुट कर देना। KE की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, 88.88 जो है ये आपको कंसिडर नहीं करना, आपको ये वाली वैल्यू निकाल के बतानी है कि ये चेंजेस करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है। एक बार फटाफट से आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ ऐसा था नहीं इसमें कि आपको समझ में ना आया हो। चलिए देखिए, रिटेन्ड अर्निंग इज़ 5 पर शेयर, डिविडेंड आपको पता चल गया, आपको यहाँ से EPS पता चल गया, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स है तो आपको मार्केट प्राइस पता चल गया था, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मैंने क्या कहा, आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी निकाल सकते हो, अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपने किया, आपके पास आके निकल के आ गया क्या, KE की वैल्यू, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा था आपसे कि आप सिर्फ जो चेंज लाना है आपको, आप क्या करो, आप ग्रोथ में चेंज ले आओ, ग्रोथ को चेंज कर दो 16%। ये जो KE आपका फर्स्ट पार्ट में आया था वो KE को आप एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। डिविडेंड आप सेम रहने दो, ठीक है ना, डिविडेंड आप सेम रहने दो, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा ऑफ द मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि अगर कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप चेंज कर देते हो 20% पे ले आते हो उसको, और एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 19% कर देते हो, तो आप मार्केट प्राइस निकाल के बताइए। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड वगैरह सब कुछ सेम कंसिडर करना है, सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ रेट में चेंज कंसिडर करके आपको वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक, आप इसका सॉल्यूशन देख लेना, आपको ये चीज़ ईजीली समझ में आ जाएगी। चलिए आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज जितनी भी चीज़ें हमने समझी,
अगर आपको कुछ भी चीज़ समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का भी है, टेलीग्राम है, उसमें ग्रुप है, उसमें आप मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आप वीडियोस देखते हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। चलिए आगे का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।